पूर्णिमा का दिन था। चांद अपने पूरे यौवन के साथ आकाश पटल पर चमचमा रहा था। मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। रात के 12 बजे सारा जंगल आराम से सो रहा था। चारों ओर शांति का साम्राज्य था। पेड़ की एक डाल पर बंदर और बंदरिया बैठे जाग रहे थे और दूसरी डाल पर तोता और मैना बैठे हुए थे। यह वह समय था जब पशु पक्षी एक दूसरे की भाषा समझते थे। तोता बोला, मैना, रात नहीं कट रही है, कोई ऐसी बात सुनाओ कि वक्त भी कट जाए और मनोरंजन भी हो। मैना मुस्कुराई और बोली, क्या कहूँ, आप बीती या जग बीती। आप बीती में भेद खुलते हैं और जग बीती में भेद मिलते हैं। तोता होशियार था, बोला, तुम तो जग बीती ही सुनाओ। मैना ने कहा, आज की रात एक चमत्कारी रात है। आज ही के दिन चंद्रमा से अमृत बरसेगा। अमृत की कुछ बूंदें कमल ताल में भी गिरेगी, जिससे इसका पानी चमत्कारी गुणों से युक्त हो जाएगा। यदि कोई प्राणी आधी रात को इस कमल ताल में कूद जाए तो आदमी बन जाएगा। तोता बोला, क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? मैना ने कहा, जो प्रेम करते हैं वे सवाल नहीं पूछते, भरोसा करते हैं। तोते ने मैना से कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो हम दोनों तालाब में कूद पड़ते हैं और आदमी बन जाते हैं। मैना ने कहा, अरे तोता, हम पक्षी ही भले, अभी तू आदमी के फेर में नहीं पड़ा है, इसलिए चहक रहा है। हम अपनी ही जात में बहुत खुश है। तोता मैना की बातें बंदर और बंदरिया ने सुनी तो चौंक पड़े। अधीर होकर बंदरिया ने बंदर से कहा, साथी आओ कूद पड़े। बंदर ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे छोड़ रे सखी, हम ऐसे ही खुश हैं। एक डाल से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर छलांग मारते रहते हैं। पेड़ों पर लगे मीठे मीठे फल खाकर अपना गुजर बसर करते हैं। न घर बनाने की झंझट और न ही किसी बात की चिंता। हमें क्या दुख है, अपने दिमाग से आदमी बनने का ख्याल निकाल दे। बंदरिया आह भर कर बोली, ये जीवन भी कोई जीवन है? मैं तो तंग आ गई हूँ इस जीवन से। मुझे यह सब करना अच्छा नहीं लगता। आदमी की योनि में जन्म लेकर मैं दुनिया के सारे सुख उठाना चाहती हूँ। देखो, मैंने अपना मन बना लिया है और मैं अब तालाब में कूदने जा रही हूँ। यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरा साथ देना होगा। मैना की बताई घड़ी बीतने वाली है, सोच क्या रहे हो? आओ पकड़ो मेरा हाथ और कूद पड़ो। बंदरिया की बात सुनकर बंदर हिचकचाने लगा, बोला, तुम भी मैना की बातों में आ गई। पानी में तो कूद पड़ेंगे, लेकिन किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो मुफ्त में जान चली जाएगी। बंदरिया समझ गई कि बंदर साथ न देगा। घड़ी बीतने ही वाली थी। बंदरिया चमत्कार देखने के लिए उत्सुक थी। झम से कमल ताल में कूद पड़ी। आश्चर्य, बंदरिया की जगह वह 16 साल की युवती बन गई थी। उसके रूप से चांदनी रात जगमगा उठी। डाल पर बैठे बंदर ने जब उसका अद्भुत रूप देखा तो पागल हो उठा। उसने तत्काल फैसला लिया कि वह भी कमल ताल में कूदकर आदमी बन जाएगा। उसने डाल से छलांग लगाया और तालाब में कूद पड़ा। लेकिन वह शुभ घड़ी कभी की बीत चुकी थी। वह बंदर का बंदर ही बना रहा। दिन निकला। थर थर कांपती युवती सूरज की गुनगुनी धूप में अपना बदन गरमाने लगी थी। तभी संजोग से एक राजकुमार उधर से आ निकला। उसने उस रूपवती युवती को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत युवती इसके पहले कभी नहीं देखी थी। देर तक अपलक देखते रहने के बाद वह उसके पास पहुंचा और अपना उतरिए उतार कर उसके कंधे पर डाल दिया। फिर अपना परिचय देते हुए कहा, हे सुमुखी सुलोचनी, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम्हें देखकर यह नहीं लगता कि तुम इस लोक की वासी हो। हे त्रिलोक सुंदरी, बतलाओ तुम किस लोक से इस धरती
धरती पर अवतरित हुई हो और तुम्हारा क्या नाम है? एक अजनबी और बांके युवक को सामने पाकर वह शर्म से छुई मुई सी हुई जा रही थी। शरीर में रोमांच हो आया था। सोचने समझने की बुद्धि कुंठित सी हो गई थी। वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि प्रत्युत्तर में क्या कहे। क्या उसे यह बतलाए कि कुछ समय पूर्व तक वह बंदरिया थी और अर्धरात्रि में इस कमल ताल में कूदने के बाद एक सुंदर सुघड़ युवती बन गई है। देर तक नजरें नीचे झुकाए वह मौन ओढ़े खड़ी रही थी। राजकुमार ने दोनों के बीच पसरे मौन को तोड़ते हुए कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो ऐसे वैसे सवाल पूछ बैठा। मुझे यह सब नहीं पूछना चाहिए था। देवी माफ करे, मेरी एक छोटी सी विनती है, उसे सुन लीजिए। तुम्हारी यह कमनीय काया जंगल में रहने योग्य नहीं है। तुम्हारी ये नाजुक पैर ऊबड़ खाबड़ और कठोर धरती पर रखने लायक नहीं है। फिर जंगल के हिंसक पशु तुम्हें देखते ही चट कर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम उनका शिकार बनो। तुम्हें तो किसी राजमहल में होना चाहिए। तुम कब तक इस बियाबान जंगल में यहाँ वहाँ भटकती रहोगी? मेरा कहा मानो और मेरे साथ राजमहल में चली चलो। मैं दुनिया के सारे वैभव सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। पूरे राजमहल में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। देर न करो और चली चलो मेरे साथ। बंदरिया जो आदमी बन गई थी सोची, शायद सच कह रहे हैं राजकुमार। अब यह कमनीय काया जंगल में रहने लायक नहीं रह गई है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अब वह बंदरिया नहीं, एक नारी बन गई है और एक नारी को अपना तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, फिर तन सजाने के लिए आभूषण चाहिए। अब वह पेड़ पर नहीं रह सकती। उसे रहने को घर चाहिए और भी वह सब कुछ चाहिए जिसकी सुखद कल्पना एक नारी करती है। यह ठीक है कि उसका मन अब भी अपने प्रिय में रम रहा है, लेकिन वह उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसे तो अब चुपचाप राजकुमार का कहा मानकर उसके साथ हो लेना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। यह सोचते हुए उसने राजकुमार के साथ चलने की हामी भर दी थी। घोड़े पर सवार होने के पहले उसने अपने प्रिय को आंसू पूरित नेत्रों से देखा और हाथ हिलाकर विदा मांगी। बंदर ने देखा कि उसकी प्राण प्रिया राजकुमार के साथ जा रही है तो उसने उन दोनों का पीछा किया। कहाँ घोड़े की रफ्तार और कहाँ बंदर की दुड़ की चाल। भागता भी तो बेचारा कितना भागता, दम फूलने लगा था। आंखों के सामने अंधकार नाचने लगा और अब मुंह से फेस भी गिरने लगा था। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ा। संजोग से उधर से एक महात्मा निकल रहे थे। वे सर्वज्ञानी थे। बंदर को देखते ही सारा माजरा समझ गए। उन्होंने अपने कमंडल से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे। बंदर को होश आ गया। होश में आते ही बंदर फबक फबक कर रो पड़ा और उसने महात्मा जी से अपना दुखड़ा कह सुनाया। महात्मा ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा कि तुम्हें अपने साथी पर भरोसा करना चाहिए था। यदि तुम भरोसा करते तो ये दिन न देखने पड़ते। खैर, जो होना था सो हो चुका। अब तुम किसी मदारी के साथ हो लो। कुछ दिन बाद तुम्हें तुम्हारी प्रियतमा मिल जाएगी। संजोग से उधर से एक आदमी मदारी निकला। उसने बंदर को पकड़ लिया। अब वह गांव गांव शहर शहर कर्तव्य दिखलाता घूमने लगा। एक दिन वह उस राज में जा पहुंचा। नियमानुसार उसे राजमहल जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करना था। रस्सी से बंधे अपने प्रेमी को देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी। उसने मदारी को पास बुलाया और मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया। अब वह दिन भर उसके साथ बना रहता। वह जहां भी जाती उसे अपने साथ ले जाती। रसीले मीठे मीठे फल खिलाती, खूब बतियाती। उसे खिलखिला देखकर राजकुमार की आशा बलवती होने लगी थी कि साल बीतते ही वह उसके साथ शादी रचा लेगी। देखते ही देखते पूरा साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। पूनम की वह अनोखी रात का दिन भी आ गया। चांद अपने पूरे यौवन के साथ आकाश पटल पर चमचमा रहा था। उस समय
कमलिनी अपने प्रेमी बंदर के साथ अटारी पर बैठी हुई थी। दोनों प्रेमी गले में हाथ डाले उस अद्भुत रात का आनंद उठा रहे थे। संजोग से तोता मैना कहीं से उड़ते हुए आए और राजमहल की अटारी पर बैठ गए। तोते ने मैना से कहा, कितनी सुहानी रात है, ऐसी रात में भला किसे नींद आती है? तुम कुछ बात सुनाओ जिससे समय भी कट जाए और मनोरंजन भी हो। मैना बोली, आप बीती सुनाऊं या जग बीती? आप सुनाने में भेद खुलते हैं और जग बीती सुनाने में भेद मिलते हैं। तोता होशियार था, बोला, तुम तो जग बीती ही सुनाओ। मैना बोली, तुम्हें याद है अथवा नहीं यह तो मैं नहीं जानती, बात पिछले साल की है। ऐसा ही चमत्कारी रात था। उस दिन एक पेड़ की डाल पर बंदर और बंदरिया जाग रहे थे। मनुष्य तन पाने के लिए बंदरिया पानी में कूद पड़ी और देखते ही देखते एक सुंदर युवती में बदल गई थी। बंदर ने जब यह चमत्कार देखा तो वह भी पानी में कूद पड़ा था, लेकिन वह अद्भुत घड़ी बीत चुकी थी। वह बंदर का बंदर ही बना रहा। संजोग से युवती बनी बंदरिया को उसका पुराना प्रेमी मिल तो गया है, लेकिन अलग अलग योनियों में जन्म लेने से उनका मिलन संभव नहीं हो सका। आज की रात भी अद्भुत रात है। ऐसी अनोखी रात फिर कभी नहीं आएगी। यदि कोई आधी रात के समय कमल ताल में कूद पड़े तो पुरानी योनि में वापस आ सकता है। इतना कहकर दोनों उड़ गए। तोता और मैना की बातें सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ। उसका अपना मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा, यह सोचकर वह खुशी के मारे वह उछल उछल कर नाचने लगा। उसे उछलता कूदता देख कमलिनी को बेहद आश्चर्य हो रहा था। उसने पूछा कि आखिर क्या बात है जो इतना उछल कूद रहे हो? बंदर ने चहकते हुए कहा, सुना तुमने मैना क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मैं भी तो सुनूं, कमलिनी ने पूछा। बंदर बोला, कह रही थी कि तुम यदि कमल ताल में कूद पड़ो तो फिर से बंदरिया हो जाओगी। बंदर ने अति उत्साहित होते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और तब तक हंसते रही जब तक बेदम न हो गई थी। बंदर समझ नहीं पा रहा था कि उसके हंसने के पीछे क्या कारण हो सकता है। उसने अधीर होकर उसका कारण जानना चाहा। बंदरिया बोली, तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों को सुनकर केवल हंसा जा सकता है और मैंने वही किया है। सच कहा है किसी ने कि बंदर होते ही बेवकूफ है, उनमें अकल केवल इतनी सी होती है, इतनी सी। उसने अपनी तर्जनी के पोर पर अपना अंगूठे रखते हुए कहा, इतनी सी। तुम मुझे सलाह देने वाले कौन होते हो कि मैं कमल ताल में जाकर कूद जाऊं और बंदरिया बन जाऊं और तुम्हारे साथ पेट की भट्टी की आग को बुझाने के लिए जंगल दर जंगल मारी मारी भटकती रहूं? आज मेरे पास क्या नहीं है? धन है, दौलत है, राजमहल है, नौकर चाकर है और इससे भी बढ़कर मुझ पर अपनी जान छिड़कने वाला राजकुमार है जो आज नहीं तो कल इस राज्य का राजा बन जाएगा और मैं महारानी। अरे बुद्धू, मानव तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे खातिर फिर उसी योनि में चली जाऊं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम और मैं साथ साथ तो है, भले ही तुम बंदर की योनि में हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अतः मेरी मानो, मेरे साथ बने रहो, अच्छा खाओ पियो और ऐश करो। कमलिनी ने कहा। बंदर समझ गया कि वह उसका साथ नहीं देगी। उसके सामने अब केवल दो विकल्प बचे थे। एक तो यह कि वह बंदर बना रहकर उसके पीछे दुम हिलाता रहे और मालपुए खाता रहे और गुलामों से जिंदगी बसर करता रहे। दूसरा यह कि वह जंगल की ओर निकल जाए जहां वह स्वतंत्रता के साथ जीवन जी तो सकता है। उसने अटारी पर से एक छलांग लगाया और एक पेड़ की शाखा पर जा बैठा जहां से वह जंगल की ओर जा सकता था। तो देखा ना दोस्तों, इस कहानी में बंदर बेवकूफ है या बंदरिया? आप मुझे जरूर बताएं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।